मेरे वो लगा रहे, वो मना कर रहे, वो हम खाली कर दें तो। जंगल से बाहर आए अरसा बीत गया, फिर भी हमें बाकी कितना जंगल है। हम जंगल की बात कर रहे हैं, ज़मीन की बात कर रहे हैं और उससे जुड़े हुए लोगों की बात कर रहे हैं। निर्मला पुतुल की कुछ पंक्तियां हमें याद आती हैं। बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना जहां मुझे लेने जाने के लिए बकरियां बेचनी पड़े। मत ब्याहना उस देश में जहां आदमी से ज़्यादा ईश्वर बसते हों। जंगल नदी पहाड़ नहीं हो जहां, वहां मत कराना मेरा लगन। निर्मला पुतुल उसी समाज और जनजात से जुड़ी है जिसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। मुझे लगता है कि इनके लिए जंगल ज़मीन सब कुछ बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने, निर्मला पुतुल ने ही एक कविता में और कहा है कि अभी बहुत कुछ बचा है बचाए रखने के लिए। उन्होंने उस कविता में उन्होंने अपना पूरा दर्द व्यक्त किया है और यह भी दर्द व्यक्त किया है कि किस तरह से जनजातियाँ शराब में डूब रही हैं और शराब के कारण कर्जे में डूब रही हैं और किस तरह से उनका भी पतन हो रहा है शहरीकरण के प्रभाव के कारण। उनके जंगल ही नहीं काटे जा रहे, शहर उनके यहाँ आकर के बस रहा है, जैसे हमारे भीतर जंगल बस रहा है। जंगल बसने के कारण बहुत सारे हैं, हमारे भीतर बहुत घना जंगल आ रहा है और उनका जंगल छीना जा रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है उनके बारे में विचार करना, सोचना। आयोजन के लिए मैं यहाँ के आयोजक मंडल को बहुत बहुत आभार और साधुवाद देता हूँ, क्योंकि इतनी संवेदना, गहरी संवेदना से जुड़कर यहाँ जितने भी आलेख पढ़े गए, मुझे उसमें आर्थिक आंकड़े भी दिखे, उसके साथ साथ सामाजिक भौगोलिक स्थितियाँ, परिस्थितियाँ और उनके जीवन के जितने दुख दर्द हैं पूरी संवेदना के साथ आर्थिक आंकड़ों के साथ व्यक्त कर लेना बहुत कठिन होता, बहुत जटिल होता। लेकिन हमारे प्रोफेसर्स ने कितनी सावधानी से, कितनी सजगता से उन आंकड़ों में भी संवेदना को जिंदा रखा। मुझे लगता है कि यह मंच एक सार्थक पहल देकर यहाँ से जा रहा है। जनजातीय सोच और चिंतन और एक विमर्श, बहुत सारे विमर्श हमारे देश में हो रहे हैं। दलित विमर्श हो रहा है, लेकिन दलित में इनको नहीं रखा जा रहा, बहुत बड़ी विडंबना है। हम साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए जब कभी चर्चाएं होती हैं, स्त्री विमर्श बहुत गंभीरता से जोरों पर चल रहा है, लेकिन उस पिछड़े लोगों का भी संघर्ष बहुत जो विमर्श है बहुत जोरों से चल रहा है। लेकिन जो अति पिछड़े हैं, सबसे निचले पायदान पे हैं, सबसे सुदूर अंचलों में हैं, जंगलों में हैं, जिनकी सुध कोई लेने वाला नहीं है, उनका विमर्श कम हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, अगर हो नहीं रहा होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो मुझे लगता है कि ये जो विमर्श है बहुत जरूरी है। कुछ एक घटनाएं हैं भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ी हुई, आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और उसके बाद यह भी जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया। अंग्रेज अधिकारी थे, उनसे बढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया उसमें और अपने समुदाय को 17 नवंबर को अभी मनाया गया और उसमें ये दर्शाया गया कि किस तरह से 1.5 लाख लोग गए थे, जिसमें से राजस्थान की घटना थी, जिसमें से 1,500 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था अंग्रेजों ने, और उनसे लोहा लेने के लिए हमारी मुख्य धारा के लोग अनुपस्थित थे। बड़ी विडंबना है, बड़ी पीड़ा है। जब ये संघर्ष कर रहे थे, अगर मुख्य धारा के साथ लोग इनके साथ जुड़ गए होते तो हमको लगता है कि क्रांति का रूप और प्रबल होता और तीव्र होता। तो हम पिछली बातें न करके या इतिहास में बहुत गहरे न जा करके आज हम अगर उस धारा में लौट आए, हमारे जो जनजातीय समाज के लोग हैं हमसे जुड़ जाएं, तो मुझे लगता है कि वो हमें ज़्यादा सार्थक परिणाम देगी। और जो पिछड़े और जो अति दूर, अति दलित और अत्यंत निचले पायदान पर खड़े लोग हैं, महात्मा गांधी ने कहा था कि जब हम कदम आगे बढ़ाएं तो हमारे सामने सबसे निचले पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। मुझे लगता है कि वो प्रयास अभी ईमानदारी के साथ हो रहा, ऐसे मंचों से हो रहा। तो आशा जगती है कि हमारे ये जो पिछड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हैं, सामाजिक क्षेत्र में पिछड़े हैं, राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़े हैं, हमको लगता है कि इस तरह से उनमें भी जागृति और उनमें भी चेतना आएगी। और उन गौरव दिवस के रूप में मनाया गया 17 नवंबर को, मुझे लगता है कि ये सार्थक पहल थी भारत सरकार की। और ऐसे प्रयास जो जल, जंगल और ज़मीन के लिए किए गए थे, इनके द्वारा
उनको एक बल मिलेगा, उनको एक दिशा मिलेगी, उनको एक दृष्टि मिलेगी। जनजातीय समाज के जो राष्ट्रीय नेता हैं उनके कुछ एक के नाम बहुत कुछ बताया जा चुका, सारे आंकड़े आपके सामने आ चुके हैं, इसलिए मैं लंबे इतिहास में न जाकर के या उन आर्थिक या भौगोलिक क्षेत्रों के विवरण में न जाकर के सीधे संवेदना से जुड़कर बात करूंगा। तिलका मांझी का जो पहाड़िया आंदोलन है वो बड़ा महत्वपूर्ण और मील का पत्थर रहा। जनजातीय समाज के ये राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। बुद्धू भगत, उनका जो लड़का आंदोलन है वो भी गंभीर आंदोलन था और एक नई चेतना जागृत करने का एक कार्य था। सिद्धू और कान्हू मुर्मू को सभी जानते हैं। और रानी गायदिल्ली जो है नगा आंदोलन की थी। अल्लूरी सीताराम राजू, यानी दक्षिण और उत्तर को एक कर दिया था हमारे जनजातीय समाज ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए। हमको लगता है कि हमारे इतिहासकारों ने भी इनके साथ न्याय नहीं किया और वो न्याय अब हो रहा है। अब वो आशा जगी है कि हमको लगता है कि इनके इतिहास को भी कुछ अच्छे रूप में देखा जाएगा और उसको स्थान मिलेगा। मुख्य जो क्रांतिकारी विचारधारा थी उसमें भी इनको स्थान मिलेगा और मुझे लगता है कि इतिहास इनके लिए भी लिखा जाना चाहिए या जो मुख्य धारा का इतिहास है इनको स्थान देना चाहिए। अभी जो बहुत सारे कानून आ रहे हैं, बहुत सारे नियम आ रहे हैं, वो सारी जो विधि व्यवस्थाएं बन रही हैं, मुझे लगता है कि इससे जनजातीय समाज का कल्याण होगा, उद्धार होगा। इनकी अशिक्षा, ऋणग्रस्तता और कुपोषण और नशा और बेरोजगारी, इन पर गंभीरता से हमारे सामाजिक चिंतकों को पहल करनी होगी। हमें लगता है कि अगर हम गंभीरता से इनके ऊपर पहल करेंगे, गंभीरता से सोचेंगे, संवेदना के बिना कुछ भी सोचना बेकार है। मेरी एक छोटी सी कविता है, मैं उसको यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा कि किस तरह से हम इनसे कट गए और ये हमसे कट गए। हम भी तो आदि में कभी न कभी इनके साथ से हमने पंक्ति उद्धृत की थी, अरसा बीत गया लेकिन हम अब भी सभ्य नहीं हुए। सभ्य वो होता है जो अच्छी तरीके से दूसरे का ध्यान रखता है। मुझे लगता है हम सभ्य जरूर हुए। आगे की कुछ पंक्तियां हैं कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे तो ये डसना कहाँ सीखा, विष कहाँ पाया। हमें विष बहुत भर रहा है, हमें विष इतना भर रहा है अपने पड़ोसी के प्रति, अपने सामने वाले के प्रति, अपने भाई भतीजे के प्रति। ये जो है जैसे जैसे हम सभ्य होते जा रहे हैं हमें लगता है कि हम विषैले होते जा रहे हैं। हमारा अमृत पता नहीं कहाँ चला गया। वो अमृत हमें वापस लाना होगा अपने विचार में, अपनी वाणी में, अपने सोच में, अपने चिंतन में। और संवेदना को मुख्य, बुद्ध क्यों महत्वपूर्ण है? बुद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनके भीतर संवेदना, उनके भीतर करुणा है। जिस मनुष्य में संवेदना और करुणा नहीं है वो किताबें लिख सकता है, जीवन नहीं लिख सकता। मुझे लगता है कि जनजातियों पर विचार करने के पहले जीवन लिखने की जरूरत है, जीवन बनाने की जरूरत है, जीवन पर विचार करने की जरूरत है। अगर हम जीवन के बारे में सोचने लगेंगे, जल का एक पर्याय जीवन भी है, तो हम अगर जीवन के बारे में सोचने लगेंगे तो जल बचाएंगे। अगर हम जीवन के बारे में सोचने लगेंगे तो प्राणवायु देने वाले पेड़ बचाएंगे। अगर हम जीवन के बारे में सोचेंगे तो हम पहाड़ भी बचाएंगे। हम जीवन के बारे में सोचना शुरू कर दें, संवेदना के बारे में सोचना शुरू कर दें, करुणा के बारे में सोचना शुरू कर दें और उसके साथ हम आदिवासियों तक जाएं, आदिम जन तक जाएं। उनके पेड़ अभी उनके तो हल हो सकती। हम जब हल करना चाहते हैं तो हल होती है, भीतर बसती है, कपड़ों में नहीं बसती। तो अगर उनके पास कपड़े कम हैं या उनके पास जगह आईपीएस को पहले स्थान पर बहुत सारे रखते हैं, तो ये जो कारण है कि हम जब युगों से सताए गए हैं, युगों से हम दबे और कुचले रहे हैं, तो हमारे भीतर भी एक भावना होती है कि हम उस समाज से बदला लें जिसने। तो मैंने उससे हंसी में कहा कि हमारे पूर्वजों ने तुम्हें दबाया होगा तो हमें क्यों डंडा मारोगे? तो उसने कहा बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारे जो परिवार वाले हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो इसको पहले स्थान पर रखते हैं। आप सोचिए कि जिस समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जब इतना अपने को दबा और कुचला समझते हैं, जो एक आईपीएस और आईएएस हो गया है जब अपने को इतना दबा और कुचला समझता है, तो जो सुदूर अंचल में जो अभी चर्चा हमारे प्रोफेसर साहब कर रहे थे, वहाँ लाहौल और स्पीति में जहाँ 6 महीने तक रास्ता कटा रहता है, तो वहाँ के आदिवासी, वहाँ के जनजाति बंधु हमारे
क्या सोच रहे होंगे, किस तरह का जीवन जी रहे होंगे। एक सिपाही और एक दरोगा से भी बात करने में उनको हिम्मत नहीं होती होगी। तो मुझे लगता है कि उनसे संवेदना के साथ, करुणा के साथ बात करने की ज़रूरत है, उनसे संवाद स्थापित करने की ज़रूरत है। सुविधाएं तो हम देते रहेंगे उन्हें प्यार भी चाहिए, उन्हें भी करुणा और ममता चाहिए, उन्हें भी आदर और सम्मान चाहिए जो हमारा समाज दे। तो मुझे लगता है कि हमारी मुख्य धारा से वो जुड़ जाएंगे। वो कविता है मेरी छोटी सी, उस दिन जब तुम्हारी उंगलियां दब गई थी किवाड़ में। हमारे ऋषि मुनि जंगल में जाकर रहते थे, तपस्या करते थे, वहाँ आश्रम बनाते थे। हम स्कूल आकर के शहर में खोलते हैं, गांव से कट गए। मैं अपने गांव में एक स्कूल खोलना चाहता हूं। मेरा घर परिवार, मेरे सारे रिश्तेदार, सारे मित्र इस बात के विरुद्ध हैं कि गांव में आप स्कूल खोल रहे हैं। उसके लिए मैंने अपनी 40% पेंशन भी भेज दी और सारे विरोध। गांव घर के लोग भी कहते हैं यहाँ तो आप जो है कंगाल हो जाएंगे। मैंने ये एक बात कही, मैं घर से अपने चम्मच लेके नहीं निकला था, चम्मच भी लेके नहीं निकला था। अब तो कम से कम कटोरी, थाली और गिलास, लोटा तो बचेगा। तो मुझे लगता है कि अगर हम उनसे संवेदना से जुड़े जिनसे हम दूर गए हैं, जिनसे हम आगे निकल के गए हैं, और उन तक हम अपनी बात पहुंचाएं, उनसे संवाद स्थापित करें, उनको शिक्षा के अवसर दें, तो मुझे लगता है कि हमारा पढ़ना लिखना सार्थक होगा। हमारे सामाजिक जो चिंतक हैं, हमारे जो समाज शास्त्री हैं, समाज विज्ञानी हैं, हमारे मनोविज्ञानी हैं, हमारे जो चिंतक राजनीतिक हैं, वो अगर नेतृत्व करने की अपेक्षा, विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात कही थी, हम नेतृत्व करने की अपेक्षा हम सहायता करें तो हमको लगता है कि नेतृत्व हमें स्वतः मिल जाएगा। तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारा जो नेतृत्व वर्ग है, जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे अग्रपंथी हैं, हमें लगता है कि उन्हें इस पर विचार करना चाहिए, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, हमें उनका सहयोग करना चाहिए, हमें उन्हें संबल देना चाहिए। एक बात और, जो कौशल की बात चल रही थी, शिक्षा के साथ कौशल जोड़ने की, एक चीनी कहावत है कि भूखे को मछली मत दो, मछली पकड़ना सिखाओ। हम केवल गेहूं चावल बांटकर इन आदिवासी समाज का या जनजाति समाज का या पिछड़े समाज का भला नहीं कर सकते। उन्हें हो सकता है तो हम ऐसे कौशल दें, ऐसे कौशल सिखाएं जिससे वो कमा सकें। मैं वो कविता कह दूं, फिर अपनी बात को विराम दूं। उस दिन जब तुम्हारी उंगलियां दब गई थी किवाड़ में, मेरी उंगलियों में भी लहू छलछल आया था। पोर पोर में टीस उभरी थी, माथे पर छलक आई थी पसीने की बूंदें, छाती धड़ 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 धड़कती रही थी सारी रात। लेकिन आज जब तुम्हारा कट गया है हाथ, न मेरे माथे पर आई है पसीने की बूंदें, न मेरी छाती में हुई है कोई हलचल, मैं सोचता हूँ कि तुम अस्पताल में हो, आईसीयू में हो, आने का फायदा क्या है, पहचान भी न सकोगे। कल आऊँगा जब तुम होश में आ जाओगे, मैं तब आऊँगा जब तुम होश में आ जाओगे, पहचान सकने की क्षमता तुम में आ जाएगी, तुम देख सकोगे मुझे, मेरा एहसान जता सकोगे। मैं साथ में लाऊंगा सेब, संतरे और मीठे मीठे अनार, और एक एक संतरे का एक एक फाँक मैं अपने हाथ से छील छील कर तुम्हें खिलाऊंगा। लेकिन मेरे मित्र, तुम्हारे उस कटे हाथ से वो संवेदना जरूर ढूंढवाऊंगा जो दुबक गई है मेरी ठंडी छाती के किसी कोने में, जो दुबक गई है मेरी ठंडी छाती के किसी कोने में। मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक मंडल का विशेष आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इल्तिजा है कि जीवन में मुझ पर करम अगर करे, बात मेरी जुबां पर ऐसी दे जो सबके दिल तक असर करे। निश्चित रूप से आपकी वाणी, आपकी बात हम सबके दिल पर संवेदना से परिपूर्ण हम सबके दिल तक उतरी।